डियर स्टूडेंट, आप भी 2024 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप भी कक्षा 10वीं के छात्र और आप भी चाहते हैं सामाजिक विज्ञान में आपको पूरा का पूरा नंबर मिले, यानी 100 में 100 नंबर पाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, सामाजिक विज्ञान के सभी जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टरों के सबसे महत्वपूर्ण जो क्या है आपके एमसीक्यू है, शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। मैं बता दूं कि 25 प्लस एमसीक्यू मैं कराऊंगा, यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मिलाकर लगभग मैं 20 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। केवल इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान में 100 में 100 नंबर मिल सकता है। तो बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा वीडियो कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मैं बता दूं कि बिल्कुल जो आपका लेटेस्ट बुक है, लेटेस्ट सिलेबस है 2023-24 का, उस अनुसार ये सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। इस बेहतरीन और शानदार वीडियो को हम क्या करते हैं, एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। आपको बताना है कि इसमें से किस राज्य में सबसे अधिक काली मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पे पहला आपको लिखा गया जम्मू और कश्मीर, दूसरा आपको दिया गया महाराष्ट्र और तीसरा आपको दिया गया राजस्थान और चौथा आपको दिया गया झारखंड। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र राज्य में क्या होता है, अधिकतर क्या होता है, काली मृदा पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए प्रश्न नंबर 1 के बाद से आपके सामने प्रश्न नंबर 2 भी दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। आपको बताना है कि भाई पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण होता है उसका मुख्य कारण क्या है। गहन खेती है, वनोन्मूलन है, अधिक सिंचाई है, अति पशुचारण है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो मुख्य कारण है ना, अधिक सिंचाई है। यहाँ पे क्या है, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपके सामने देख सकते हैं तीसरा प्रश्न भी आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर क्या होगा। पहला आपको दिया गया है संयुक्त वन प्रबंधन, दूसरा आपको दिया गया बीज बचाओ आंदोलन, तीसरा आपको दिया गया चिपको आंदोलन और चौथा आपको दिया गया वन जीव पशु विहार का परिसीमन। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है ना, ये जो वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन जो है, यही इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चूंकि यहाँ पे पूछा है कि सीधी भागीदारी नहीं करता है, देख रहे हैं ना प्रश्न में है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आपको 4 नंबर का भी प्रश्न दिखा देते हैं। देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा वक्तव्य है जो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है। कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव की नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। तो ये दूसरा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको बताना कि कौन सा इसके पक्ष में नहीं है, मतलब कौन सा तर्क इसके पक्ष में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पहला इसके पक्ष में है, दूसरा भी इसके पक्ष में है। अब चलिए आपको तीसरा और चौथा दिखाते हैं और पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो 2 और ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ना तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। देखिएगा यहाँ पे बता रहे हैं भाई, जो क्या है ना, बहुउद्देशीय परियोजनाएं यहाँ से क्या हो सकता है, आजीविका खत्म हो सकता है। और चौथा आपको दिया गया है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो कथन है ना, तीसरा वाला, ये क्या होता है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संबंध में क्या है, तर्क नहीं है। मतलब ये जो ऑप्शन है बिल्कुल क्या है, गलत है। ऐसी चीजें क्या होती है, नहीं होती बहुउद्देशीय परियोजनाओं से। तो ये वाला जो हमारा कथन है गलत है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इन भी स्टूडेंट को क्या करना, वाकई में सामाजिक विज्ञान में 100 में 100 नंबर पाना है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, चूंकि लेटेस्ट सिलेबस के साथ सभी चैप्टर, आपका भूगोल हो, इतिहास हो, और शास्त्र हो, नागरिक शास्त्र हो, सभी का इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। और ऐसा वीडियो आप पूरे YouTube पे ढूंढ लीजिएगा, आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं 5 नंबर का प्रश्न क्या है। तो देखिए ना, आपके सामने 5 नंबर का ही प्रश्न आ गया। देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक फलीदार फसल है। पहला आपको दिया गया है दालें, दूसरा दिया गया है ज्वार तिल, तीसरा आपको दिया गया है मोटे अनाज और चौथा आपको दिया गया है तिल। तो जल्दी से सभी लोग बताइए कौन सा एक फलीदार फसल है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो पहला ऑप्शन दालें बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 6 नंबर का प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा। 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सी रबी फसल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, इसमें से
कौन सा आपको बताना है कि रबी फसल है, चावल है, चना है, मोटे अनाज है कि कपास है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऐसा फसल है जो आपका यहाँ पे रबी फसल कहलाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा चना आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चना यहाँ पे क्या है, रबी फसल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 7 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। आपको दिया गया खनिज तेल, दूसरा आपको दिया गया यूरेनियम, तीसरा आपको दिया गया थोरियम और चौथा आपको दिया गया कोयला। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चेक करते हैं कौन कौन कमेंट सेक्शन में बताता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक प्रश्न है, जल्दी से बताइए मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा तीसरा वाला ऑप्शन सही है, थोरियम आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 8 नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे एक प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं। पहला ऑप्शन है स्टील, दूसरा आपको दिया गया इलेक्ट्रॉनिक और तीसरा आपको दिया गया एल्युमिनियम प्रगलन और चौथा आपको दिया गया सूचना प्रौद्योगिकी। तो जल्दी से बताइए भाई, कंप्यूटर हो गया, आपका दूरभाष आदि संयंत्र निर्मित कौन करता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेगा, क्योंकि मैं डेली लाइव क्लासेज भी चलाता हूँ, वहां पे लाइव क्लास में आपका सोल्यूशन मैं बता दूंगा। चलिए 9 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा परिवहन साधन है जो भारत का प्रमुख साधन है। आपको दिया गया है पाइपलाइन, दूसरा दिया गया रेल परिवहन और तीसरा आपको दिया गया सड़क परिवहन और चौथा आपको दिया गया वायु परिवहन। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 9 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा दूसरा वाला रेल परिवहन आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आपको करा देते हैं 10 नंबर का प्रश्न, लेकिन वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। 25 प्लस एमसीक्यू कराने के बाद से मैं क्या करूंगा, आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा और वो प्रश्न अगर तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको 100 में 100 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो चलिए आपके सामने आ गया अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए आपके सामने 10 नंबर का भी प्रश्न आ गया है। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। आपको बताना है कि जो भाई बिस्मार्क था वो निम्न में से क्या था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है कवि, दूसरा आपको दिया गया है नाटककार, आपको दिया गया है संगीतज्ञ और चौथा आपको दिया गया है कूटनीतिज्ञ। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कूटनीतिज्ञ आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया कि यंग इटली के संस्थापक कौन था। पहला आपको दिया गया ऑप्शन जियोबर्टी था, कावूर था, तीसरा आपको दिया गया मेत्सनी था और चौथा आपको दिया गया गैरीबाल्डी था। तो जल्दी से सभी लोग बताइए यंग इटली के संस्थापक का क्या नाम था। तो याद रखिएगा तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मेत्सनी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 12 नंबर का भी प्रश्न आप देख सकते हैं। आपको दिया गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। आपको बताना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, 1913 में, 1914 में, 1915 में कि 1916 में। तो जल्दी से सभी लोग बताइएगा, चेक करते हैं कौन कौन करेक्ट ऑप्शन बता रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1915। 1915 में क्या हुए थे, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से क्या हुए थे, भारत आए थे। आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार इस प्रश्न को पूछा गया है। प्रश्न आपको दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, 1914 में, 1916 में, 1918 में कि 1920 में। जल्दी से बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। यहाँ पे आपको याद रखना है पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1914 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। चलिए 14 नंबर का भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया 1945, दूसरा आपको दिया गया 1947, तीसरा आपको दिया गया 1944 और चौथा आपको दिया गया 1952। तो जल्दी से बताइए सम्मेलन कब हुआ था। तो यहाँ पे याद रखिएगा 1944 बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं पता होगा, अभी का अभी तैयार करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ लीजिएगा, ऐसा प्रश्न कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बिल्कुल एनसीईआरटी का प्रश्न है और यही प्रश्न क्या होगा बोर्ड एग्जाम में आएगा भी। चलिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, जर्मनी में हुई थी, फ्रांस में हुई थी कि अमेरिका में हुई थी। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो औद्योगिक क्रांति हुआ था ना सबसे पहले वो
वो इंग्लैंड में हुआ था। तो ए वाला ऑप्शन यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। जिन भी स्टूडेंटों को प्रश्न इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, प्रश्न समझ में आ रहा होगा, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पे यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि हमारा भी थोड़ा सा सपोर्ट हो सके। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल मैं बता दूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में 95% से ऊपर नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। पहली बार बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं करा रहा हूं, इसके पहले भी 2-3 साल मैंने तैयारी कराया था और मेरे चैनल से पढ़ के आप देख सकते हैं 95% से ऊपर नंबर आया है बच्चों का। और इस साल भी क्या होगा, 95% से ऊपर नंबर आएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के पीडीएफ नोट और लाइव क्लास के लिए हमारे ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करिएगा। चलिए आपके सामने आ गया अगला प्रश्न। अगले नंबर का प्रश्न आपको दिया है, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको विश्व पूछा गया, भारत नहीं पूछा गया। तो इस प्रश्न में हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। फिलहाल मैं अपने अनुसार आपको आंसर बता रहा हूं। अगर आंसर गलत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। पहला आपको दिया गया सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा आपको दिया गया रसायन उद्योग, तीसरा आपको दिया गया चीनी उद्योग और चौथा आपको दिया गया लोहा इस्पात उद्योग। तो मेरे अनुसार जो आंसर होगा आपका पहला वाला होगा, सूती वस्त्र उद्योग। अगर आपको प्रश्न का उत्तर गलत लगेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा। चूंकि यहाँ पे विश्व पूछा गया है तो हमको जहां तक लग रहा है पहला वाला ऑप्शन ही क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा 16 नंबर का उत्तर। चलिए 17 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया कि वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। आपको बताना है कि किसे वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। पहला आपको दिया गया बेंगलुरु, दूसरा आपको दिया गया नई दिल्ली, तीसरा आपको दिया गया मुंबई और चौथा आपको दिया गया पटना। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए भाई वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा सही ऑप्शन आपका तीसरा वाला हो जाएगा, मुंबई आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 18 नंबर का भी प्रश्न आपके सामने आ गया, देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से एक प्रश्न है। जो न्यूज सिलेबस है उसके अनुसार ये प्रश्न तैयार किया गया है और ऐसा प्रश्न आपको कहीं भी कोई नहीं बताएगा, याद रखिएगा। तो बिल्कुल इन प्रश्नों को आपको तैयार करके ही जाना है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है। आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चेक करते हैं कौन सबसे पहले कमेंट कर रहा है, जल्दी जल्दी बताइएगा। याद रखिएगा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अमेरिका में क्या है, संघ सरकार है, आपको याद रखना है। चलिए 19 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से आपको देखना है। कह रहा है कि वर्तमान में बेल्जियम किस प्रकार का सरकार है। आपको बताना है कि भाई जो बेल्जियम है वहां पे किस प्रकार का सरकार है, एकात्मक है, तानाशाही है, राजतंत्रात्मक है कि संघात्मक है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे मैं आपको सही आंसर बता दूं, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 20 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं है। आपको बताना है कि कौन इसमें से राज्य सूची में नहीं है। जेल नहीं है, सिंचाई नहीं है, सुरक्षा नहीं है कि कृषि नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा सुरक्षा क्या है, राज्य सूची में नहीं आता है। आपको याद रखना, अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हो सके कि मुझसे भी कुछ प्रश्नों का उत्तर में मिस्टेक हो सकता है। तो अगर किसी भी प्रश्न को मैंने गलत बताया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, लेकिन मैंने कोशिश किया है आपको बिल्कुल सही जवाब देने के लिए। अगर कहीं गलती हो गया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए आपको बताते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे आपको 21 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है। आपको बताना है कि भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है, पुरुष प्रधान है, नारी प्रधान है, पुरुष तथा स्त्री के मतलब दोनों है कि उपयुक्त में से सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। याद देखिएगा आपको तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जो भारत है वो क्या है, पुरुष और स्त्री दोनों प्रधान है, आपको याद रखना है। चलिए 22 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत एक देश है। ऑप्शन आपको दिया गया धर्मनिरपेक्ष, दूसरा आपको दिया गया धार्मिक, तीसरा आपको दिया गया अर्ध धर्मनिरपेक्ष और चौथा आपको दिया इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से सभी लोग बताइए भारत एक कैसा देश है। तो आप सभी को पता है कि पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है ना। चलिए आपको 23 नंबर का प्रश्न दिया गया है, देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि दलों के क्या काम है। जो राजनीतिक दल होते हैं उनके क्या काम होते हैं। जानते हैं कि बहुत सारी पार्टियां होती है, दल होते हैं, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है उनका क्या काम है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया भेदभाव तथा फूट डालते हैं,
दूसरा आपको दिया गया लोगों को बांटने का काम करते हैं, तीसरा आपको दिया गया पक्षपाती होते हैं, और चौथा आपको दिया गया उपयुक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं भाई जो दल होते हैं उनके अंदर ये तीनों क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो यहाँ पे चौथा वाला उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिएगा 24 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। आपको बताना है कि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, उसका मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। बहुजन समाज है, क्रांतिकारी लोकतंत्र है, समग्र मानवतावाद है कि आधुनिकता है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 24 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो ये आप याद रखिएगा, हो सकता है बहुत सारे लोग इसका उत्तर नहीं जानते होगा। इसका सही उत्तर होगा तीसरा वाला, समग्र मानवतावाद क्या है, इनका मुख्य प्रेरक सिद्धांत है, आपको याद रखना है। आपको 25 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा है। 25 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि समानता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता स्तर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पे, कि उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए 25 नंबर का उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चौथा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको 25 प्रश्न समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और प्रश्न कराते हैं और देन उसके बाद से क्या करते हैं, आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कराते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अभी मैं आपको जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा उनको आपको जरूर तैयार करना है। 20+ मैं इंपॉर्टेंट क्या करूंगा, सभी चैप्टरों के क्वेश्चन बताऊंगा, तो उनको तैयार करके ही आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है। तो चलिए आपको करा देते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए ना, आपको 26 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा है कि आपको बताना है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। आपको बताना है कि इसमें किस क्षेत्र की क्या है, गतिविधि होती है। प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, तृतीयक होता है, या सूचना प्रौद्योगिकी होता है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे मैं बता दूं इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको 26 नंबर का प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एमसीक्यू का हमारा लास्ट प्रश्न क्या है, 27 नंबर का प्रश्न है। सभी चैप्टरों के यहाँ पे एमसीक्यू आपको मैंने कराया है। यहाँ पे लास्ट प्रश्न कह रहा है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया गया, देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कि सभी लोगों के लिए, दूसरा आपको दिया विकसित देशों के लोगों के लिए, और तीसरा आपको दिया गया विकासशील देशों के श्रमिकों के लिए, और चौथा आपको दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा 27 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको मैंने 26 प्रश्नों का उत्तर बताया है, लेकिन मैं 27 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको नहीं बता रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि मतलब जो 27 नंबर प्रश्न है उसका सही ऑप्शन क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा कि चौथा होगा। आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हमको भी पता चल जाए कि आपने क्या किया है। बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखा और आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर पाने का सामाजिक विज्ञान में। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को हम पिन भी करेंगे। तो देखते हैं कौन सबसे पहले सही उत्तर कमेंट करता है। अगर अभी तक आपने क्या किया, हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारा क्या होता है, मोटिवेशन होता है। और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट बिल्कुल फ्री में पाने के लिए, लाइव क्लास के लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब इसके बाद आपको बताते हैं, सभी चैप्टरों को बता देते हैं कौन कौन से आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है और कौन कौन से आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आपके सामने आ गया प्रश्न। यहाँ प्रश्न आपको मैं दिखा रहा हूं कि यहाँ पे आपको कुछ लॉन्ग और कुछ शॉर्ट प्रश्न दिए गए हैं। अगर इनको आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको 100 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, इसको आपको जरूर तैयार करना है। यहाँ पे अगला प्रश्न जो आपको तैयार करना है कि जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न क्या है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूं इनको आपको जरूर तैयार करना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है यही प्रश्न क्या होंगे आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाले हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न जो आपको तैयार करना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों को क्या करना, आपको तुलना करना है। जिन भी स्टूडेंट को इसका सॉल्यूशन चाहिए, जो भी मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं इसका अगर उत्तर चाहिए तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि इन प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको कहां से मिलेगा। तो बिल्कुल यहां पे आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए यहां पे अगला जो आपको प्रश्न तैयार करना है, देख सकते हैं 4 नंबर का प्रश्न तैयार करना है कि एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का क्या करना, आपको विवरण देना है। तो ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है।
ये आपसे लॉन्ग में पूछा जाता है प्रश्न, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे मिक्स आपको प्रश्न दिया गया है, लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी है, तो इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करिएगा। 20+ मैं प्रश्न बताऊंगा आपको। अगला प्रश्न जो आपको तैयार करना है, देख सकते हैं 5 नंबर का प्रश्न आपको तैयार करना है कि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। 5 नंबर का प्रश्न आपको तैयार करना है कि हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। चलिए 6 नंबर का प्रश्न आपको तैयार करना है, भाई माड़ क्या है, इसको भी आप देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 7 नंबर का प्रश्न जो आपको तैयार करना है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। आपको क्या तैयार करना है कि सड़क परिवहन के आपको 3 गुण बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 8 नंबर का प्रश्न आपको तैयार करना है कि एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉन्ग में आपको पूछा जा सकता है। 9 नंबर का प्रश्न आपको तैयार करना है कि सत्याग्रह के विचार से क्या मतलब है। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, चाहे गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी आपको जरूर देखना है। चलिए अगला प्रश्न जो आपको 10 नंबर का प्रश्न स्टूडेंट तैयार करना है कि ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है, इसको भी आपको तैयार करना, ये भी बहुत बारी पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको तैयार करना है लॉन्ग के लिए, जो प्रश्न आपको तैयार करना है कि महामंदी के कारणों की आपको व्याख्या करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, लॉन्ग प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि महामंदी के कारणों की क्या करना, आपको व्याख्या करना है। और यहाँ पे 12 नंबर का जो आपको प्रश्न तैयार करना है स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिएगा, 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पूर्व औद्योगिकरण का मतलब क्या है बताइए। आपको बताना कि भाई पूर्व औद्योगिकरण का क्या मतलब है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 13 नंबर का प्रश्न आपको तैयार करना है कि मुद्रण संस्कृति के आधुनिक पहलू क्या है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको जरूर तैयार करिए। चलिए आपको कुछ और प्रश्न बताते हैं जिन्हें आपको तैयार करना, अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी आपको प्रश्न नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको आपके सामने दिखा दे रहा हूं। और वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हैं तो इसका मैं सोल्यूशन भी आपको बता दूंगा कि कहां पे मिलेगा। यहां पे देखिए आपको 14 नंबर का जो प्रश्न तैयार करना है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी आपको ध्यान देना है। और ये जो 15 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि संघवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको जरूर आप तैयार कीजिएगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया कि भारत में वर्तमान में भारत की विधिकाओं में प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, इसको भी आपको जरूर तैयार करना है। 17 नंबर का जो प्रश्न आपको तैयार करना है, देख सकते हैं स्टूडेंट कि राजनीतिक दल क्या क्या अर्थ है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां आती हैं, ये लॉन्ग में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए 18 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको जरूर देखिएगा। और 19 नंबर का जो आपको प्रश्न तैयार करना है कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है, ये तो जरूर आपसे पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर का जो आपको प्रश्न तैयार करना है इसमें देख सकते हैं कि विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 21 नंबर का जो आपको प्रश्न तैयार करना है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर ये 21 प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं और जो मैंने आपको 27 MCQ बताया उनको तैयार कर लेते हैं, और मैप से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं मैप जो आपका नक्शा होता है, नक्शा से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है उसको भी मैं अलग से आपको बता दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको भी लगता है कि जो मैंने प्रश्न बताया इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वाकई में समझ में आया होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि सर मैप वाला भी इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैप वाला भी मैं क्या करूंगा, आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक करेंगे, यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इन प्रश्नों का पीडीएफ नोट और इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ नोट पाने के लिए जल्दी से हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जिनको भी इसका सॉल्यूशन चाहिए या अन्य विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट चाहिए, जल्दी से हमारे चैनल और ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।